हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम संपूर्ण झारखंड जीके सीरीज को कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में हम झारखंड जीके के हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर करेंगे, जिससे कि आपको क्लास में ही चीजें याद हो जाए। चाहे आप जेपीएससी में बैठेंगे, जेएसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन, जेटेट, हर एक एग्जामिनेशन में आपको इस सीरीज से बाहर सवाल देखने को नहीं मिलेगा। हम इसमें टॉपिक वाइज सारी चीजों को कवर करेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर और उसके अलावा विविध वाला सेक्शन। ये सीरीज पूरी तरह से यूट्यूब पर आएगा और उसके अलावा हर आपको केवल क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, रिवाइज करना है और उसके बाद हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे, जिससे पूरा एक हॉलिस्टिक वे में आपका तैयारी हो जाएगा। हम हिस्ट्री से स्टार्ट लिए हैं और अभी छोटे छोटे वीडियोज आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वीडियोज का लेंथ भी बड़ा होगा। बस आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज हमारा प्राचीन इतिहास का दूसरा क्लास है। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को समय ना गवाते हुए। आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल और झारखंड के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल और झारखंड। इसके पहले जो भी हमने क्लास किया हुआ है, पहला क्लास, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बीच से क्लासेस नहीं देखनी है, बिल्कुल शुरू से अंत तक क्लास करना है। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज। अब इस काल के बारे में हमें जानकारी जो प्राप्त होती है, इसके लिए आपको केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। यानी कि खुदाई के बाद जो भी चीजें हमें मिलती हैं, जैसे कि हथियार हो गया या फिर घर हो गया, ईंटें हो गई, कुछ पत्थर के टुकड़े मिल गए, पत्थर के मनके मिल गए, मूर्तियां मिल गई, उनके हिसाब से हम यह पता लगा पाते हैं कि उस समय के लोगों का रहन सहन कैसा हुआ होगा, व्यापार वो लोग कैसे करते होंगे, पूजा पाठ उनकी कैसी हुई होगी, पद्धति जो भी वो लोग अपनाते होंगे वो कैसा रहा होगा। तो केवल हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही जब निर्भर होकर के हमें उस काल के बारे में पता चलता है, तो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कोई भी लिखित अवशेष, कोई भी रिटेन एविडेंस जो है हमें इस काल में नहीं प्राप्त होता है, तो इसे ही हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो झारखंड भी प्रागैतिहासिक काल से अछूता नहीं रहा है। झारखंड में भी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य, पुरातात्विक स्रोत हमें मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ का इतिहास भी बहुत पुराना है। तो प्रागैतिहासिक काल को हम देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। अगर बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो इसे 3 काल में हम बांट करके देखते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को ऐसे समझ सकते हैं, पूरा पत्थर वाला काल। ठीक है, जहां पर लोग, पूरा पाषाण काल में जो लोग रहते होंगे, वो अपना जीवन यापन करने के लिए शिकार करते थे, और शिकार करने के लिए जो हथियार बनाते थे, उनमें केवल उनका पत्थरों का ही उपयोग होता था। ऐसा हमें साक्ष्य मिला है खुदाई के बाद। तो इसीलिए हमने कह दिया पूरा पाषाण काल। उसके बाद जब लोग धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, मध्य पाषाण काल, उसमें औजारों की प्रकृति बदल गई। औजारों को जो तक्षण करके औजारों को नुकीला बनाया जाने लगा। पहले पत्थर के बना दिए जाते थे, पत्थरों से मार मार करके तोड़ दिए जाते थे। तो यहाँ पर औजारों में क्या हुआ, एक नुकीलापन आया। तो ये मध्य पाषाण काल की बात है। फिर आता है उसके बाद नव पाषाण काल। यहाँ पर लोग थोड़ा सा और डेवलप हो गए। ठीक है, विकसित हुआ। लोग यहाँ पर जो है धातुओं की खोज हुई, तांबा, कांसा, लोहा। और नव पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटा जाता है: ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। तो याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल के 3 पार्ट: पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और ये जो नव पाषाण काल है, यहाँ तक आते आते लोग बहुत डेवलप हो चुका है। और ये जो ऐसा एज है, ये ऐसा काल है जिसमें कि लोग जो है धातुओं से भी परिचित हो चुके हैं। और जब धातुओं से परिचित होंगे तो लोगों का डेवलपमेंट थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। और इसको अलग अलग काल में हम बांट करके देखते हैं: ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। चलिए देखते हैं।
पूरा पाषाण काल, देखिए अगर समय काल की बात याद रखिए तो पूरा पाषाण काल के ये समय को याद रखिएगा कि 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, कहीं कहीं किसी किसी सोर्स में 5 लाख ईसा पूर्व भी दिया गया है, तो ये आपको नहीं देखना है, आपको देखना है 10,000 ईसा पूर्व, यानी कि आज से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व से पहले के समय में जो समय काल रहा वो कैसा काल रहा, पूरा पाषाण काल का रहा। किसका? पूरा पाषाण काल का ये काल माना जाता है। तो याद रखिएगा 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के समय काल को पूरा पाषाण काल में रख करके हम देखते हैं। अगर बात करें क्या पूरा पाषाण काल के लोगों को कृषि का कोई जानकारी था? क्या वो लोग खेती करते थे? जी नहीं, उन लोगों को खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पशुपालन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो ये याद रखिएगा कृषि और पशुपालन, नो, क्या हो गया? कृषि और पशुपालन की कोई जानकारी इन्हें नहीं थी। तो फिर ये लोग जीवन यापन कैसे करते थे? तो जीवन यापन ये लोग करते थे शिकार करके। तो इसीलिए ये युग को कहा जाता है, इस युग में जो लोग रहते थे उन्हें आखेटक कहा जाता था, शिकारी कहा जाता था। याद रखिएगा खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक का मतलब क्या हुआ कि ये लोग शिकार कर करके जो भोजन, जो भी मांस वगैरह इन्हें मिलता था उसको संग्रह करके बाद में खाने के लिए भी रखते थे। और पूरा पाषाण काल के लोग, जब इन्हें कृषि के बारे में पता नहीं, जब इन्हें पशुपालन के बारे में पता नहीं, जब ये अपना भोजन शिकार करके ले आते हैं तो ये रहेंगे कहाँ? घर बनाकर तो नहीं रहेंगे, ये गुफाओं में, कंदराओं में, पत्थर के खोहों में रहना ये लोग रहते थे। याद रखिएगा पूरा पाषाण काल के लोगों को आग की जानकारी थी, इन्हें पता था कि ये आग है, क्योंकि उस समय क्या होता था, जब जंगल में बहुत जंगल ही जंगल होते थे और जब जंगलों में सूखे पत्ते, सूखे टहनी आपस में रगड़ करके आग वहां से लगती थी, तो इन्हें आग के बारे में जानकारी थी, लेकिन आग का उपयोग इन्हें नहीं पता था। तो याद रखिएगा पूरा पाषाण के लोगों को, पूरा पाषाण काल के लोगों को आग की जानकारी थी, तो याद रखेंगे इस बात को, लेकिन उपयोग इन्हें करना नहीं आता था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आग का खोज किस काल में हुआ, तो आग का खोज पूरा पाषाण काल में ही हो गया, लेकिन उपयोग की जानकारी इन्हें नहीं मिली थी। याद रखिएगा अगर बात करें पूरा पाषाण काल के अवशेष, अब हमने कहा ये प्रागैतिहासिक काल है और इस काल के अवशेष खुदाई के बाद हमें मिले हैं, पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। तो पूरा पाषाण काल से संबंधित जो अवशेष कहां से मिले हैं, तो याद रखिएगा झारखंड में हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम, इन सब जगहों से अधिकतर पूरा पाषाण काल के अवशेष हमें मिले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग से मानव निर्मित पत्थर के औजार। बात है पूरा पाषाण काल, स्टोन एज, अब ये लोग जो है पत्थरों से ही औजार बनाते थे, तो मानव के द्वारा निर्मित पत्थर के बहुत सारे औजार हजारीबाग से मिले हैं जो पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं। तो इतना आपको याद रखना है। अगले हम लोग चलते हैं अगले सेक्शन में, मध्य पाषाण काल। कौन सा? मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल कहां से कहां तक? 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का समय काल है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक के समय को हमने मध्य पाषाण काल के समय काल में बांट दिया। अभी देखिए, अभी तक पूरा पाषाण काल में लोगों को पशुपालन की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब ये धीरे धीरे पशुओं को मार मार के खाते थे और उसके बाद शिकार करते थे, अब इनके साथ कुछ ऐसे पशु ये लोग साथ में देखे कि हम लोगों के साथ अच्छे से रह रहा है, हम लोगों की मदद कर रहा है, जैसे कुत्ता हो गया, ठीक है, उसके बाद गाय हो गया, तो ये सब हम लोगों के साथ रह सकता है, इसको हम आसानी से रख सकते हैं, उसके बाद इसका यूज भी कर सकते हैं। तो लोगों को धीरे धीरे वो से जो कहते हैं दिमाग में ये सब बातें आने लगी। तो पशुपालन की शुरुआत, याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में लोग पशुओं को पालना शुरू कर दिए। ठीक है, मध्य पाषाण काल में लोग जो है वहां उस समय के लोग पशुओं को पालने की शुरुआत शुरू कर देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पशुपालन की शुरुआत कब हुई, तो मध्य पाषाण काल में ही हो गई, ऐसा साक्ष्य हमें मिला है। ठीक है, और ये लोग भी अभी गुफाओं में ही रह रहे हैं, कृषि की शुरुआत अभी यहाँ पर नहीं हुई है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखिएगा कि अंत्योष्टि संस्कार की शुरुआत मध्य पाषाण काल में ही हो गई। दाह संस्कार वगैरह करने की शुरुआत जो है मध्य पाषाण काल में ही शुरू हो गई। तो इस बात को भी याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल के लोगों को अंत्योष्टि संस्कार की शुरुआत इन्होंने किया, अंत्योष्टि संस्कार की जानकारी इन्हें थी, ऐसा जानकारी हमें मिला है। मध्य पाषाण काल से संबंधित अवशेष जो है कहां कहां से मिले हैं अधिकतर, तो याद रखिएगा पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, रांची, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, पलामू, इन सब जगहों से मध्य पाषाण काल से संबंधित हमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला है नव पाषाण काल, नया काल। ठीक है, तो नव पाषाण काल जो है ये आपका कौन सा, 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक के समय को, या फिर ये हम कह सकते हैं कि 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक के समय को हम नव पाषाण काल में रखते हैं। अभी तक पशुपालन की जानकारी हो चुकी थी, पशुओं को पालने की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन नव पाषाण काल आते आते लोगों ने खेती करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा। तो कृषि की शुरुआत कब हुई, नव पाषाण काल। आग की खोज कब हुई, पूरा पाषाण काल में ही। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो जाती है, कृषि की नहीं, लेकिन नव पाषाण काल में कृषि की भी शुरुआत हो जाती है। अभी तक हमने देखा था कि आग की जानकारी अभी तक थी, लेकिन आग के उपयोग की जानकारी नहीं थी। तो आग के उपयोग की जानकारी नव पाषाण काल में लोगों को हो गई। याद रखिएगा, कुंभकारी, ये जो बर्तन बनाना, ये सब जो मृद भांड वगैरह मिलते हैं, तो ये सब बनाने की शुरुआत कुंभकारी, कुम्हार, आप लोग को पता होगा जो बर्तन वगैरह बनाते हैं, तो कुंभकारी जो है ये भी प्रारंभ हो गया नव पाषाण काल में। पूजा, उपासना, ये सब भी लोगों ने शुरुआत कर दिया नव पाषाण काल आते आते। अभी जो ये लोग, अब क्या हुआ, ये औजार जो अभी बना रहे हैं, औजार पहले कैसा बनता था, पत्थरों से ही बनता था। नव पाषाण काल आते आते पत्थरों को ये क्या करने लगे, नुकीला बना करके, थोड़ा ये क्या हुआ, इसका दिमाग आया, थोड़ा विकसित हुआ, तो पत्थरों की तक्षनी, खुरचनी, भाले की नोक जैसा पत्थर ये सब बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। तो नव पाषाण काल का समय काल 10,000 से 1,000 बीसी, या फिर 4,000 से 1,000 बीसी आप कह सकते हैं। आग के उपयोग की इन्हें जानकारी हो गई, कुंभकारी प्रारंभ हो गया, पूजा उपासना पद्धति ये सब प्रारंभ कर चुके हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि छोटा नागपुर क्षेत्र से 12 हस्त कुठार, हाथ में रखने वाला जो कुल्हाड़ी होता है, 12 हस्त कुठार छोटा नागपुर क्षेत्र से मिले हैं, जो कि नव पाषाण काल से संबंधित हैं, जो कि नव पाषाण काल से संबंधित है। इस बात को याद रखेंगे। अगला है ताम्र पाषाण काल। अभी हमने क्या देखा, नव पाषाण काल। ठीक है, मतलब कि अब ये लोग, पहले सबसे मैंने देखा था पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। अब ये जब डेवलप होगा तो आपको बता दें कि एक ऐसा फेज आता है जो ट्रांजिशन होता है, जैसे कि पानी से बर्फ बनना। जब पानी से बर्फ बन रहा होता है तो उस समय के फेज को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन फेज, संक्रमण का फेज। ठीक है, या फिर बर्फ से पानी का बनना। तो जिस समय कोई भी चीज बनता है तो उसमें कुछ गुण जो है पीछे का रह जाता है आगे जाते जाते। तो याद रखिएगा कि जो ताम्र पाषाण काल है, इसमें क्या गुण रहा होगा, पीछे के काल का भी गुण रहा होगा, और चूंकि आगे बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, तो उसका गुण भी इसमें है। तो इसीलिए इसको ट्रांजिशन फेज भी कहा जा सकता है, संक्रमण काल भी कहा जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा। ताम्र पाषाण काल हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस समय तक आते आते लोगों ने एक धातु की खोज कर ली जिसका नाम है तांबा, और तांबा और पत्थर को मिला करके ये औजार बनाने लगे। तांबा और पत्थर को मिला, अभी तक केवल पत्थर का यूज हो रहा था, ठीक है, धातु का यूज नहीं हो रहा था। लेकिन नव पाषाण काल तक आते आते कृषि की जानकारी हो गई, आग के उपयोग की जानकारी हो गई, मेटल इन्हें दिखा, और मेटल यानी धातु में तांबा दिखा। तो तांबा और पत्थर को मिलाकर ये बहुत तगड़ा औजार बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि मानव के द्वारा, लोगों के द्वारा, इंसानों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु कौन सी, तो आपको बताना है तांबा। याद रखिएगा, मानव के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु तांबा है। और पत्थर और तांबा को मिला करके जब ये औजार बनाने लगे तो उस समय के जो हमें साक्ष्य मिले हैं, हमने उसे कहा ताम्र पाषाण काल। बिल्कुल नव पाषाण काल में ही है, और इसे संक्रमण काल कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो ऐसा काल है जिसमें कि एक फेज को पीछे छोड़ा जा रहा है और आगे के फेज को पकड़ा जा रहा है।
जैसे कि कभी आम क्या होता है, कच्चा होता है फिर पकता है, तो कच्चा और पके के बीच में आम अधपका होता है, इस फेज को क्या कहा जाता है, संक्रमण। इसमें पीछे यानी कच्चापन का भी इसमें गुण है और पकने का भी गुण है, यानी कि पकने जा रहा है। आपने बहुत सारे रील्स देखे होंगे, ट्रांजिशन वाला रील, जिसमें क्या होता है, तुरंत से कोई शर्ट फिर उसके बाद कोई शर्ट पहन के आ जाता है। तो ये जो ट्रांजिशन मतलब ये फेज ऐसा है, चेंज होने वाला फेज, इसमें पीछे वाला गुण भी है और आगे वाला भी गुण है। ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम को माना जाता है, क्योंकि सिंहभूम वाले क्षेत्र से ताम्रपाषाण काल के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, पत्थर और तांबा वाले युग के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। इससे पता चलता है कि ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु झारखंड में कहाँ रहा होगा, सिंहभूम में रहा होगा। याद रखिएगा, हमको पता है ये भी कि झारखंड में जो प्राचीनतम जनजाति है वो असुर है, बिरजिया है, बिरहोर है। तो जो प्राचीनतम जनजाति है उन्हीं लोगों के द्वारा तो ये धातु वगैरह का खोज किया हो गया होगा और औजार भी बनाया गया होगा। तो ये भी याद रखिएगा कि असुर, बिरजिया, बिरहोर ये सब जो है तांबा को गला करके उपकरण बनाने की कला से सबसे पहले यही लोग परिचित हुए। याद रखिएगा, असुर, बिरजिया, बिरहोर प्राचीनतम जनजाति है और प्राचीनतम काल भी ये वाला ताम्रपाषाण काल। तांबा का प्रयोग भी इन्होंने शुरू किया, तांबा को गला करके उपकरण बनाने की शुरुआत भी इन्होंने करी। इसका मतलब है कि तांबा को गला के उपकरण बनाने की कला से परिचित थे असुर, बिरजिया, बिरहोर। तो बहुत सारे जगहों से जो है तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है झारखंड में, याद रखिएगा। और बाहरगंडा, हजारीबाग में एक जगह है बाहरगंडा, यहां से तांबे के 49 खानों के अवशेष मिले। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हजारीबाग के बाहरगंडा से तांबे के 49 खानों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब यहां पर आप एक नोट देखेंगे कि नवपाषाण युग के बाद जो है धातु युग में प्रवेश किया गया, यानी कि पाषाण युग, पहले पाषाण युग चल रहा था, पत्थर वाला एज, स्टोन एज चल रहा था, उसके बाद धातु वाले एज में हम लोग चले गए। तो धातु एज जो मेटल एज है और नवपाषाण युग यानी कि पाषाण युग के बीच में एक काल कौन सा है, ताम्रपाषाण काल, जिसमें कि इसमें एक ऐसा काल है जिसमें तांबा का धातु का भी यूज हो रहा है और पत्थर का भी यूज हो रहा है। और जब इसके बाद डेवलपमेंट हुआ तो पूरी तरह से हम धातु युग में आ गए, अब पत्थरों का यूज नहीं हो रहा था, केवल धातु का यूज हो रहा था। तो ताम्रपाषाण काल को हमने कहा संक्रमण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पीछे के इस काल के भी गुण हैं और आगे के काल को भी ये ट्रेस कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ताम्रपाषाण काल, इसके बाद धातु युग आ जाता है जिसमें कांस्य युग, लौह युग ये सब आता है। तो जब तांबा का खोज हुआ तो फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी धातुओं का खोज होने लगा, और भी धातु ये लोग खोजे। तो तांबा और टीन को आपस में मिला करके इन्होंने एक मिश्र धातु बनाया जिसका नाम है कांसा। ठीक है, तांबा और इस काल में भी चूंकि हमने कहा झारखंड की प्राचीनतम जनजाति असुर, बिरजिया, बिरहोर और यही सब जो जनजाति है इनको ही धातु मिला होगा, मेटल्स मिला होगा, तांबा मिला होगा। और तांबा को गला करके औजार बनाने की शुरुआत भी इन्होंने करी और तांबा और टीन में को मिलाकर मिश्र धातु बनाया कांसा, और कांसा से जो औजार बनाने की शुरुआत भी इन्होंने करी। ब्रॉन्ज का औजार, ब्रॉन्ज का उपकरण, ब्रॉन्ज का हथियार, कांसा का हथियार बनाने की शुरुआत भी इन्होंने करी। तो असुर जनजाति और बिरजिया जनजाति को ही कांस्य युगीन औजारों के प्रारंभकर्ता इन्हें ही माना जाता है। उसके बाद लोहे का भी खोज हो गया, लोहे की भी जानकारी लोगों को हो गई। तो लौह युग का मतलब क्या, जब लोगों को लोहे की जानकारी हुई और लोहे से हथियार बनाने लगे, सबसे पहले पत्थर का औजार बना, फिर उसके बाद पत्थर और तांबा मिला करके औजार बहुत सारे मिले हैं, तो उसे हमने कह दिया ताम्रपाषाण काल। फिर पत्थर को हटा दिया गया और केवल तांबा का यूज होने लगा, कांसे का यूज होने लगा, लोहे का यूज होने लगा, तो इसे हमने धातु युग में रख दिया। तो लौह युग यानी लोहे की जानकारी और लोहे के हथियार बनने लगे। और जब लोहे का हथियार बना तो लोहे को गला करके हथियार बनाने की शुरुआत भी असुर और बिरजिया ने भी, केवल जनजाति ने ही करी। तो लौह युगीन औजारों के प्रारंभकर्ता भी असुर और बिरजिया जनजाति को जाता है। और उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास भी इन्होंने ही किया। लौह युग में जो लोहा बनाया जाता था, जो यहाँ पर लोहा बनाया जाता था, ऐसे भी प्रमाण मिले हैं, ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि ये लोहा जो है मेसोपोटामिया के एक शहर दाशमिक जाता था। यहाँ से
लोहा बन करके मेसोपोटामिया जो कि अभी इराक है वहां जाता था, वहां का एक दार्शनिक शहर है वहां जाता था और इसी लोहे का उपयोग वहां पर तलवार बनाने में किया जाता था। इससे कैसे हमें पता चला? तो ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिले होंगे कि वहां का जो लोहा है और झारखंड के जो सिंहभूम वाले क्षेत्र या फिर जो झारखंड के क्षेत्र में जो लोहे मिले सेम मिला होगा। तो इससे पता चलता है कि यहां से बना हुआ लोहा मेसोपोटामिया गया होगा और वहां का शहर दार्शनिक वहां पर इसी लोहे से तलवार का निर्माण हुआ, जिससे पता चलता है कि नवपाषाण काल के बाद कांस्य युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग आते आते लोगों ने व्यापार करना भी शुरू कर दिया, वो भी विदेशों से। ठीक है, ये बात हो गया। तो हमने इतना देखा। अब इंपॉर्टेंट है ये कि झारखंड में, चूंकि झारखंड में हमने क्या देखा, अलग अलग क्षेत्रों में प्रागैतिहासिक काल में हमें खुदाई से बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग औजार प्राप्त हुआ है। तांबे के औजार मिले हैं, तांबे और पत्थरों के औजार मिले हैं, लोहे के, कांसे के, अलग अलग हमें प्रमाण मिले हैं, जिससे कि बहुत बार एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है कि इस जगह से ये चीज कहाँ से मिला है, ये चीज कहाँ से मिला है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और घुमा फिरा करके यहीं से सवाल बनता है। तो चलिए इस मैप के सहारे उसको भी हम लोग याद कर लेते हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर आपको दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है तो भी आपको झारखंड के मैप को भली भांति स्कैन करना होगा और झारखंड का ज्योग्राफी, झारखंड का मैप, हर एक जिला कहां पर कौन सा जिला है ये आपको पता होना चाहिए। तो झारखंड बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाता है। देखिए, हम तो जब झारखंड का ज्योग्राफी करेंगे तो वहां झारखंड के हर एक टॉपिक को मैप के थ्रू ही करवाएंगे, मैप पर ही करवाएंगे। लेकिन आपको झारखंड का मैप पता होना चाहिए कि देखिए, झारखंड के 5 प्रमंडल हैं। अगर झारखंड में सबसे पहले झारखंड में 24 जिले हैं और उसके अलावे 5 प्रमंडल हैं। अब पांचों प्रमंडल की बात करें तो एक प्रमंडल हमारे इस कोने में जिसका नाम है पलामू प्रमंडल, एक प्रमंडल हमारे इस कोने में जिसका नाम है आपका संथाल परगना। ठीक है, एक जो प्रमंडल है नीचे है बिल्कुल जिसका नाम है कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, झारखंड के 24 जिले। अगर बात करें संथाल परगना में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। पलामू प्रमंडल में कितने जिले हैं? 3 जिले। 6 3 9 हो गया। और कोल्हान प्रमंडल में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। तो 9 3 12, टोटल 12 का हिसाब किताब हो गया। बचा 12 जिला। तो 12 जिला 2 प्रमंडल के अंदर आता है। ऊपर वाला यानी उत्तर साइड वाला प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और जो नीचे यानी दक्षिण साइड वाला प्रमंडल है इसको दक्षिणी छोटा नागपुर बोलते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के 7 जिले और दक्षिणी छोटा नागपुर के 5 जिले। तो टोटल हो गया कितना? 12, यानी 24 जिलों का हिसाब किताब कंप्लीट है। संथाल परगना में कितने जिले आते हैं? जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज। अगर बात करें पलामू प्रमंडल की तो गढ़वा, पलामू, लातेहार। कोल्हान प्रमंडल पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा। उत्तरी छोटा नागपुर में चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। उसके अलावा दक्षिणी छोटा नागपुर में गुमला, लहरदगा, खूंटी, रांची, सिमडेगा। तो 5 जिले। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ है, कौन से प्रमंडल में है। अब हम चलिए एक एक करके सारे जिलों में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं कि कहां से कौन सा जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ है, आपको यही याद करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गढ़वा जिला से। ठीक है, तो गढ़वा जिला में क्या मिला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गढ़वा जिला में हमें मिला है आखेट चित्र, यानी कि बहुत सारे गुफाओं में शिकार करते हुए लोगों के चित्र मिले हैं जिसे कि कहा जाता है आखेट चित्र। उसके अलावा गढ़वाल का यहाँ पर शिलालेख मिला है। याद रखिएगा, गढ़वा जिला से क्या क्या मिला है? आखेट करते हुए चित्र, गढ़वाल शिलालेख। गढ़वा जिला से क्या मिला है? आखेट चित्र और गढ़वाल शिलालेख। उसके अलावा पलामू से क्या क्या मिला है भाई साहब? तो पलामू से पत्थर की चौकी, याद रखिएगा 4 पाए वाली। ठीक है, 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिला है एवं 102 चांदी के सिक्के मिले हैं। याद रखिएगा, एक मिट्टी की सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं। कहां से? पलामू से। गढ़वा से क्या मिला है? आखेट चित्र और गढ़वाल शिलालेख। पलामू से क्या मिला है? पत्थर की चौकी और जो कि 4 पाए वाली है। 102 चांदी के सिक्के मिले हैं एक मिट्टी के सुराही में। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं गिरिडीह से। तो गिरिडीह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग यहाँ जानते भी हैं कि जैन तीर्थंकरों की, अब आपको पता ही होगा गिरिडीह में पारसनाथ की पहाड़ी जो कि पार्श्वनाथ का अपभ्रंश रूप है। तो पार्श्वनाथ पहाड़ी या पारसनाथ पहाड़ी, तो गिरिडीह में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली है। याद रखिएगा, गिरिडीह में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली है पारसनाथ पहाड़ी से।
उसके अलावा यहाँ पर हम चतरा में देखते हैं, तो चतरा के बारे में यहाँ पर हम दिए हुए हैं कि हिंदू, जैन और बौद्ध मूर्तियां यहाँ से मिली हैं। चतरा से क्या क्या मिला है? हिंदू, याद रखिएगा, हिंदू, जैन, बौद्ध मूर्तियां मिली हैं। ईंट खोरी अभिलेख मिला है। कुंडा का किला जो कि मुगल कालीन है, तो ये मिला है। चतरा से क्या क्या मिला है? हिंदू, जैन, बौद्ध मूर्तियां मिली हैं, इटखोरी अभिलेख मिला है और कुंडा का किला जो कि मुगल कालीन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक दो बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि चतरा हो गया, हजारीबाग हम लोग लास्ट में कर लेंगे क्योंकि बहुत सारी जो एविडेंसेस हैं, साक्ष्य हैं, यहाँ से मिला है, ठीक है। तो गिरिडीह देख लिया हमने, उसके अलावा चतरा देख लिया। धनबाद जो है, धनबाद से यहाँ पर कुल्हाड़ी मिला है, कुल्हाड़ी और भाला मिला है। धनबाद का एक जगह है झरिया, सबको ही जानता होगा, तो धनबाद के जरिए झरिया से कुल्हाड़ी और भाला मिला है, ठीक है। धनबाद के झरिया से कुल्हाड़ी और भाला मिला है। बोकारो से हस्त कुठार मिला है, ठीक है। हस्त कुठार, हाथ वाली कुल्हाड़ी मिली है। बोकारो से हस्त कुठार मिला है, याद रखेंगे इस बात को, बोकारो से हस्त कुठार मिला है, ठीक है। ये रामगढ़ है, ये छोटा सा रांची के ऊपर रामगढ़ है, और रामगढ़ से जो मिला है बेधनी और खुरचनी। देखिए, जो हमने मध्य पाषाण काल या नौ पाषाण काल में जब लोग पत्थरों को नुकीला बनाने की कला सीख लिए, तो उस समय के औजार रामगढ़ से मिले हैं। तो रामगढ़ से क्या मिला है? बेधनी और खुरचनी मिला है, ठीक है। रामगढ़ से क्या मिला है? बेधनी और खुरचनी। उसके अलावा यहाँ पर देखिए ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम से पत्थर के मनके मिले हैं, काला मृदभांड मिला है। पत्थर के मनके, काला मृदभांड मिला है, ठीक है। वेस्ट सिंहभूम से क्या मिला है? तो वेस्ट सिंहभूम से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली हैं, वेस्ट सिंहभूम से जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली हैं। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। रोमन, इंडो सीथियन और कुषाण कालीन सिक्के। देखिए, जो वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिमी सिंहभूम है, यहाँ पर बहुत सारे विदेशों से भी प्राप्त सिक्के मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर विदेशी व्यापार होता रहा होगा। तो रोमन, इंडो सीथियन, कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? पश्चिमी सिंहभूम से। नौपाषाण काल के पत्थर मिले हैं। नौपाषाण काल पता ही है आप लोगों को, नौपाषाण काल के पत्थर जो कि पूर्वी सिंहभूम से भी मिला है, याद रखिएगा। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों को केवल नाम अलग अलग कर दिया, लेकिन है सिंहभूम। तो सिंहभूम वाले इलाके से नौपाषाण काल के पत्थर मिले हैं। वेस्ट सिंहभूम स्पेशली जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, रोमन, इंडो सीथियन, कुषाण कालीन सिक्के, और पूर्वी सिंहभूम से पत्थर के मनके, काला मृदभांड मिला है, ठीक है। खूंटी से क्या मिला है? रांची से कट के बना एक जिला खूंटी, तो खूंटी से मिला है कांसे की अंगूठी, याद रखिएगा। खूंटी से क्या मिला है? कांसे की अंगूठी और तांबे की सिकड़ी। खूंटी से मिला है कांसे की अंगूठी और तांबे की सिकड़ी। लोहरदगा से कांसे का प्याला मिला है, लोहरदगा से कांसे का प्याला मिला है। और लातेहार से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श करती हुई मुद्रा में एक मूर्ति मिली है। देखिए, गढ़वा, पलामू, लातेहार 3 जिले हैं, वहां से क्या क्या मिला? गढ़वा से आखेट के चित्र, गढ़वा शिलालेख। उसके अलावा पलामू से 102 चांदी के सिक्के मिट्टी की सुराही में, पत्थर की चौकी, 4 पाए वाली पत्थर की चौकी पलामू से। लातेहार से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श करती हुई मुद्रा में एक मूर्ति मिला। चतरा से क्या क्या मिला था? तो चतरा से मिला था हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म की मूर्तियां, ईंट खोरी अभिलेख, कुंडा का किला जो कि मुगल कालीन है। गिरिडीह से जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां जो कि पारसनाथ में है। यहां तक हम लोगों ने देख लिया। लोहरदगा से कांसे का प्याला। उसके अलावा गुमला, जो यहाँ पर आप गुमला देख रहे हैं, तो गुमला से क्या क्या मिला है? हापा मुनि मंदिर, तांबे की कुल्हाड़ी, भूमिगत महल। हापा मुनि मंदिर, तांबे की कुल्हाड़ी और भूमिगत महल मिला है। हापा मुनि मंदिर, तांबे की कुल्हाड़ी, भूमिगत महल मिला है। तो गुमला तक हो गया। वेस्ट सिंहभूम हमने देख लिया, ईस्ट सिंहभूम हमने देख लिया, ये सब कुछ देख लिया। खूंटी देख लिया। रांची से क्या क्या मिला है? तो आप रांची से देख सकते हैं, रांची से मिला है हमें बाण के फलक, लोहे के औजार और तांबे के कंगन। बाण के फलक, लोहे के औजार और तांबे के कंगन मिले हैं रांची से, याद रखिएगा। बाण के फलक, लोहे के औजार और तांबे के कंगन हमें रांची से मिले हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा अब हमें देखना है जो इंपॉर्टेंट है। हमने रांची देख लिया, हमने रामगढ़ देख लिया, हमने गुमला, हमने ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। हमें रामगढ़ से क्या मिला था? तो रामगढ़ से हमने देखा कि
रामगढ़ से बेधनी और खुरचनी मिला था। क्या? रामगढ़ से बेधनी और खुरचनी मिला था। तो ये सब हमने देख लिया। अब जो इंपॉर्टेंट है वो हजारीबाग है, और हजारीबाग का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हजारीबाग के याद रखिएगा, हजारीबाग से खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र दीर्घा यानी कि एक जगह जहां पर पत्थरों पर चित्र, बहुत सारे चित्र उकेरे गए हैं, तो शैल चित्र दीर्घा, खुला सूर्य मंदिर, बौद्ध मठ के अवशेष, 8वीं शताब्दी के अवशेष, बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे, 8वीं शताब्दी के अभिलेख, तांबे की 49 खानों के अवशेष बाहरगंडा से, शिवलिंग, आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, गुलाबी बलवा पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय रूप में कमल मिला है, ठीक है, अष्टदलीय कमल, पाषाण कालीन भाला व कुल्हाड़ी, क्या क्या मिला। और हम हजारीबाग से खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र दीर्घा, बौद्ध मठ के अवशेष, 8वीं शताब्दी के अभिलेख, तांबे की 49 खानों के अवशेष, शिवलिंग जो कि आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, गुलाबी बलवा पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय कमल, अष्टदलीय यानी कि ये होता है दल, आपको पता है। तो ये अष्टदलीय कमल हमें वहां से कहां से मिला है? गुलाबी बलवा पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय कमल, पाषाण कालीन भाला व कुल्हाड़ी। तो ये हमने क्या देखा कि झारखंड के ऐतिहासिक स्थल और वहां से क्या क्या अवशेष हमें मिले हैं, ये हमने देखा। हमने देखा हजारीबाग, हमने देखा पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, इतना आपको याद रखना है। रामगढ़ देखा हमने, धनबाद से देखा कुल्हाड़ी भाला मिला है झरिया से, हमने बोकारो से देखा हस्त कुठार मिला है, हमने चतरा से देखा हिंदू जैन बौद्ध मूर्तियां, इटखोरी अभिलेख, कुंडा का किला, गिरिडीह जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां, तो चतरा हो गया, गिरिडीह हो गया। पलामू से हमने देखा 102 चांदी के सिक्के मिट्टी की सुराही में और 4 पाए वाली चौकी, ठीक है, पत्थर की। उसके अलावा लातेहार से देखा भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श करते हुए मुद्रा में मूर्ति। कांसे का प्याला देखा हमने लोहरदगा से, हमने देखा खूंटी से कांसे की अंगूठी, तांबे की सिकड़ी, गुमला से देखा हापा मुनि मंदिर और तांबे के कुल्हाड़ी, भूमिगत महल, रांची से देखा पान के फलक, लोहे के औजार और तांबे के कंगन। तो हमने आज देखा दूसरा क्लास ये प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। और अब जब हम अगले क्लास लेकर आएंगे तो उसमें थोड़ा लंबा लंबा वीडियो लेकर आएंगे और जल्दी ही हम इतिहास चैप्टर, इतिहास टॉपिक को कवर कर लेंगे झारखंड का। और बिल्कुल अगर जहां पर मैप की आवश्यकता होगी तो मैप से करेंगे ताकि याद हो। आपको क्लास बहुत ध्यान से देखना है। और उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको थोड़ा भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। बहुत दिनों के बाद हम थोड़ा सा अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर रिकवर हो रहे हैं और अब आप लोगों के बीच जो है वीडियोस लेकर के आ रहे हैं और बहुत सारे वीडियोस भी लेकर आएंगे। और जो हमने पहले जेएसएससी सीजीएल के लिए जो हमने कोर्स चलाया था जिसमें कि झारखंड जी के कंप्यूटर और उसके अलावे जो और भी सब्जेक्ट थे उसके होमवर्क सीरीज की हमने बात करी थी। झारखंड जी के कंप्यूटर का हमने थ्योरी का बात करा था और जीके जीएस सब के लिए होमवर्क सीरीज, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और लगभग कंप्यूटर कवर हो चुका है। उसमें खोरठा 95% कवर हो चुका है। उसके अलावा झारखंड जीके का अब जो बचा है ये पेड वाले कोर्सेज में, तो पेड वाला या फिर जो भी ये वाला टॉपिक जो हम कर रहे हैं ये सब कोई देख सकता है। हाँ, इसका जो नोट्स है इसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे कि जो ये नोट्स है ये पेड वाले को तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अब जो बात करें थ्योरी तो यहाँ पर मिल रहा है। ये हैंड रिटन नोट्स जो है किस प्रकार से किस फॉर्मेट में आप लोगों को मिलता है, तो इतना आप लोग जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करेंगे कि किसी भी लोग के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं जो कि जेन्युइन है और आते रहता है, उससे उबर के सामने आप लोगों के आए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। परीक्षा हॉल 24/7 पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।